कहानी की शुरुआत में फेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी वहां उसका पति टॉम आता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। फेनी उसे संभालने के लिए जाती है और पूछती है, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? इस पर टॉम उस पर भड़क जाता है और कहता है कि उसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। वो फेनी को अपनी जिंदगी के लिए मनहूस बताता है और ऐसा बोलते ही उसके सिर पर एक कांच की बोतल फेंककर मारता है। बोतल लगने से फेनी के सिर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। फेनी ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। आप ये क्या बोल रहे हैं? इस पर टॉम कहता है कि उसी की वजह से वो जुए में हार गया है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए मनहूस बताते हुए टॉम कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। वो फेनी को बेरहमी से पीटने लगता है। उसे ये देखकर बहुत पछतावा होता है कि उसने क्या गलती की है। तभी कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है। फेनी की शादी देश के सबसे सुंदर मिलिट्री कमांडर गी हवांग से हुई थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन टिमिन ने उसे बहकाकर टॉम के पास वापस भेज दिया, जो उसका बचपन का प्यार था। इसी वजह से फेनी और गी हवांग का तलाक हो गया। अब टॉम की मार खाते हुए फेनी को अपनी उस गलती पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन टॉम रुकता नहीं और आखिरकार उसे मार डालता है। फेनी की आंखें बंद हो जाती हैं। कहानी में एक नया मोड़ आता है। पता चलता है कि फेनी का पुनर्जन्म हुआ है। वो खुद को एक मिलिट्री कमांडर के कमरे में पाती है। वहां मौजूद आर्मी वाले उससे कहते हैं, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपके पति आपको लेने आ जाएंगे। फेनी ये सुनकर चौंक जाती है और उसे याद आता है कि ये वही समय है जब उसकी सौतेली बहन टिमिन ने उस पर टॉम के साथ भागने का आरोप लगाया था। इसी वजह से उसके और गी हवांग के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। तभी गी हवांग अपने सैनिकों के साथ वहां आता है। वो गुस्से में फेनी से कहता है, तुम्हें फिर से घर से भागने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें अपने बचपन के प्यार के पास ही जाना है तो हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो अभी सिविल कोर्ट में चलकर तलाक ले लेते हैं। ये सुनकर फेनी कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? फेनी कहती है, मैं घर से भागी नहीं थी, मैं बस थोड़ी बोर हो गई थी और करने के लिए कुछ नहीं था इसलिए आ गई। पर मैं गलती से यहाँ खो गई थी, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन गी हवांग उसकी बात नहीं मानता। फेनी अपना बैग उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अगले सीन में गी हवांग फेनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। जब वे घर के अंदर जा रहे होते हैं तो कई पड़ोसी उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से कुछ औरतें फेनी पर भड़क जाती हैं और कहती हैं, हमने इसके जैसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी। इतना सुंदर पति है इसका, फिर भी इसे एक बेकार और बदसूरत आदमी के पीछे जाना है। इससे अच्छा तो ये इसे छोड़ ही देती। तभी उसकी सौतेली बहन टिमिन वहां आती है और गी हवांग के कान भरने लगती है। वो फेनी से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ को इतना शर्मिंदा होना पड़ा है। तुम चाहती क्या हो? और अगर तुम्हें मेरे इतने हैंडसम ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं रहना तो तुम उन्हें छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चली जाती? तुम हर बार घर से भागकर उनकी बेइज्जती करवाना बंद करो। इसी के साथ कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां फेनी बता रही होती है कि उसके माता पिता ने उसे कुछ समय पहले गोद लिया था और कभी भी अपनी असली बेटी की तरह नहीं माना। वे हमेशा उसे नकारने की कोशिश करते रहे। वर्तमान में फेनी अपनी बहन से लड़ रही होती है और कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बस मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो, तभी तो तुम हमारे बीच में मेरे पर्सनल मैटर में आ जाती हो। ऐसा बोलकर वो गी हवांग के कान में धीरे से कहती है, तुम क्या चाहते हो कि यहाँ बैठे लोग हमारे बारे में गपशप करें? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, इसलिए तुम इस मामले को अभी संभालो। इस पर गी हवांग कहता है, क्या तुम मुझे धमका रही हो? गी हवांग पूछता है। इस पर फेनी कहती है, तुम्हें लगता है कि अगर ये लोग मेरी चुगली करते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं करते होंगे? हमें थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। ये सुनकर गी हवांग सबके सामने कहता है, मैं अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले गया था। किसी को भी उससे बकवास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई है। ऐसा कहकर वो उसे गोद में उठा लेता है और उसकी बहन टिमिन के सामने से घर के अंदर ले जाता है। फेनी पीछे से अपनी बहन को आंखें दिखाकर चिढ़ाती है। जब गी हवांग उसे घर के अंदर ले आता है तो फेनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है, अगर किसी का इतना हैंडसम पति होगा तो वो किसी और के पास क्यों जाएगी? ये सुनकर गी हवांग उसे बिस्तर पर फेंक देता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी तलाक दूंगा। तुम्हें अब मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम हर बार जो हरकतें कर रही हो मैं उनसे तंग आ चुका हूं। इतना कहकर गी हवांग वहां से चला जाता है। फेनी मन ही मन सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि गी हवांग मुझे इस जीवन में कैसे खुद से दूर करता है। हम देखते हैं कि वो उसे मनाने के लिए घर के सारे काम करने लगती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। रात के खाने के समय का सीन दिखाया जाता है जहां फेनी ने गी हवांग के लिए खाना लगाया होता है। गी हवांग थोड़ा हैरान होता है क्योंकि पहले कभी फेनी ने उसके लिए खाना नहीं बनाया था और वो उसकी चाल समझ रहा होता है। फेनी मन ही मन खुश हो रही होती है
और सोचती है कि बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि जब भी पति को मनाना हो तो सबसे पहले उसे पेट भर के खाना खिलाओ और उसके दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। यहाँ पर फेनी एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गी हवांग उस पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी चालाकी मुझे समझ आ रही है। ये सब तुम इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुमने इस शादी में मेरे साथ धोखा किया है और अब मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा, गी हवांग गुस्से में कहता है। फेनी उस पर भड़क जाती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझसे पूछ कर देख लो। गी हवांग कहता है, अच्छा, और फेनी को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाने लगता है। वो उसके साथ करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन फेनी बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो खुद को रोक लेती है। गी हवांग वहां से चला जाता है। फेनी मन ही मन सोचती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अगले दिन सुबह फेनी सोकर उठती है। उसकी सौतेली बहन टिमिन उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे चक्कर में आज मेरे ब्रदर इन लॉ को आर्मी कैंप में सोना पड़ा। तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है? फेनी टिमिन का पर्स लेती है, अपने ब्रोच से कुछ पैसे निकालकर उसके पर्स में डाल देती है और फिर उस पर्स को लेकर टिमिन के पीछे भागने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से पैसे चुराने की? यहाँ पर वो बस टिमिन को सबक सिखा रही होती है। वह टिमिन को खींचकर बाहर ले आती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है, देखो, इस लड़की ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मेरे पैसे चुराने की कोशिश की है। ये सुनकर सब उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। ये मेरे ही घर में रहती है, मेरे घर का खाना खाती है और मेरे कपड़े पहनती है, और फिर मेरे ही घर से पैसे चुराने की कोशिश कर रही है। टिमिन गुस्से में सबके सामने कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस पर फेनी उसके बैग से पैसे निकालकर सबको दिखा देती है और उसे धक्के देकर वहां से भगा देती है, जिससे टिमिन की बहुत बेइज्जती होती है। इसके बाद फेनी अपने पति को मनाने के लिए फिर से निकल जाती है और आर्मी कैंप पहुंच जाती है। वहां बाकी सारे सैनिक अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक जाकर गी हवांग को बताता है कि उनकी पत्नी उनसे मिलने आई है। गी हवांग को लगता है कि वो उससे पैसे लेने आई है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सके। वो अपने सैनिकों से पूछता है, आखिर वो कहाँ है? सैनिक बताते हैं कि वो उसके बेडरूम के अंदर है। गी हवांग गुस्से में बेडरूम में जाता है और देखता है कि फेनी उसके कपड़े साफ कर रही होती है। वो कहता है, तुम यहाँ फिर से तमाशा करने आ गई हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें जन्मदिन का तोहफा लेकर मुझसे पैसे चाहिए तो वो मुमकिन नहीं है। इस पर फेनी उसे मनाते हुए कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे गी हवांग के पास जाने लगती है और कहती है, पिछली बार जब तुम मेरे पास आए थे तब मैं तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। गी हवांग उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन फेनी उसे इतनी जोर से पकड़े होती है कि वो उसे छोड़ती ही नहीं है। इस पर गी हवांग उससे पूछता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? फेनी कहती है, वही जो तुम भूल चुके हो। हम दोनों की शादी हो रखी है और हमारे बीच नजदीकी लम्हों का होना बहुत जरूरी है। गी हवांग उससे पूछता है, क्या तुम इन सब बातों को लेकर गंभीर हो? फेनी हाँ में जवाब देती है। गी हवांग दरवाजा बंद करता है और फेनी के पास जाता है। अब फेनी मन में सोच रही होती है कि इतना सुंदर पति होने के बाद भी अगर हमारे बीच कुछ हो जाता है तो मैं उन सब चीजों को खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। ऐसा सोचकर वो गी हवांग को किस करना शुरू करती है और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे के साथ नजदीकी लम्हे बिताते हैं। इसके बाद उन सीन दिखाया जाता है जहां फेनी गी हवांग से कह रही होती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? इस पर गी हवांग कहता है, अभी भी मैं आधे डाउट में हूँ। इस पर फेनी पूछती है, अब मैं क्या करूँ जो तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? वो गी हवांग से कहती है, तुम देखना, मैं बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। ये सुनकर गी हवांग हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी तो मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फेनी हैरान होकर कहती है, तुम हंसते भी हो? मैंने इतने समय में तुम्हारी मुस्कान कभी नहीं देखी। अगले सीन में फेनी घर का काम कर रही होती है। तभी उसकी माँ आती है और उस पर भड़कने लगती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिमिन को सबके सामने इतना जलील करने की? मैं आज तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। फेनी जवाब देती है, अपनी बकवास करने से पहले अपनी बेटी से पूछो कि उसने क्या किया। उसने मेरे घर से पैसे चुराने की कोशिश की है। टिमिन कहती है, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इस पर फेनी अपनी माँ से पूछती है, तुम हमेशा टिमिन का पक्ष क्यों लेती हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ? फेनी की माँ कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, अब मैं तुम्हें मजा चखाकर रहूंगी। और वो झाड़ू उठाकर फेनी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। तभी वहां गी हवांग आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो फेनी की माँ पर भड़कने लगता है, आप ये क्या कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की?
टिमिन की माँ कहती है, इसने मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया है कि उसने इसके पैसे चुराए हैं, पर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही टिमिन अपनी बकवास शुरू करने लगती है, गी हवांग उन दोनों को रोक देता है और कहता है, मुझे तुम दोनों की बकवास नहीं सुननी है। मुझे पता है मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और वो उन दोनों से कहता है, गी हवांग उन दोनों से कहता है कि आज के बाद वे दोनों उसके घर के अंदर नहीं आएंगी। और टिमिन से कहता है कि आज से वो उसके घर में नहीं रहेगी, बल्कि अपने माता पिता के पास वापस लौट जाए। ये सुनकर वे दोनों गुस्से में गी हवांग को घूरने लगती हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा हो गया। इस पर टिमिन की माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक नया प्लान है जिसकी मदद से हम फेनी को गी हवांग के घर से बाहर करवा देंगे। अगले सीन में टॉम फेनी के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे जोर जोर से खटखटा रहा होता है। फेनी अंदर से उसकी आवाज पहचान लेती है और दरवाजा खोलती है। टॉम तुरंत घर के अंदर आ जाता है। फेनी उससे पूछती है, ये क्या समय है घर में आने का? इस पर टॉम कहता है, मुझे पता चला है कि तू मेरे साथ चलना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ से भगाने आया हूँ। फेनी कहती है, रुक जाओ, हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे यहाँ से जाने से पहले इस घर के सभी दस्तावेज और पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम मुझसे शाम को 7 बजे मिलना। ये भी फेनी का ही प्लान होता है, क्योंकि वो जानती है कि टिमिन उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। रात के 7 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहां फेनी पहुंच जाती है और टॉम उसका इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच टिमिन ने गी हवांग को जाकर बता दिया होता है कि उसकी पत्नी अपने बचपन के प्यार के साथ घर से भाग चुकी है और साथ में घर के सारे पैसे भी ले गई है। ये सुनकर गी हवांग गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिकों के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है, मैंने उस लड़की पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। इसी के साथ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां टिमिन ने टॉम को गलत जानकारी दी होती है और कहा होता है कि फेनी उसका इंतजार कर रही है और वे दोनों आज दोपहर में ही भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसी गलतफहमी की वजह से ये सारा मामला हुआ है। इधर फेनी को दिखाया जाता है जो टॉम के साथ होती है। गी हवांग के सैनिक उन्हें ढूंढ लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। गी हवांग फेनी पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से धोखा देने की? तुम घर के सारे पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी ताकि तुम उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी सको। इस पर फेनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और यहाँ पर टिमिन जवाब देती है और कहती है, तमाशा बंद करो। ये सारे पैसे गी हवांग के हैं और उसने इन्हें बहुत मेहनत से कमाया है। जैसे ही वो उस बैग को खोलती है, उसमें से फटे हुए नोट निकलते हैं। गी हवांग अभी भी फेनी पर गुस्सा होता है, लेकिन फटे हुए कागज देखकर चौंक जाता है। फेनी कहती है, नाटक नहीं, मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो टॉम से सबके सामने सच बताने को कहती है। सच बताओ, तुम्हें ये जानकारी किसने दी थी कि मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ? फेनी गी हवांग को समझाती है कि ये सब टिमिन की प्लानिंग थी, ताकि वो उसे छोड़कर टॉम जैसे बेवकूफ के साथ चली जाए और वो टिमिन से दोबारा शादी कर ले। इस पर टिमिन कहती है, मुझे पता था कि पैसे होंगे, और जब वो पैसे छूती है तो उसके हाथ पर बहुत ज्यादा गंदगी लग जाती है। फेनी हंस रही होती है और गी हवांग उससे पूछता है, अगर तुम्हें पता था कि ये सब टिमिन की प्लानिंग है तो तुमने उसकी बातों पर भरोसा क्यों किया? फेनी कहती है, ये मेरी एक गलती थी। अगर मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती तो तुम्हारे सामने एक नया रूप कैसे लेकर आती और तुम्हें भगा देती। अब वे दोनों जंगल में अकेले होते हैं। गी हवांग अभी भी फेनी से नाराज होता है और फेनी उसे समझा रही होती है। वो गी हवांग से कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम कैसे यकीन करोगे कि मैं तुम्हारी असली पत्नी हूँ? गी हवांग कहता है, बकवास बंद करो और चलना शुरू करो। फेनी रेंजर्स के पीछे पीछे चलती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है। वो यहाँ नाटक कर रही होती है ताकि गी हवांग उसका ध्यान रखे। वो कहती है कि उसका पैर नहीं चल पा रहा। गी हवांग उसे अपनी बाहों में उठाकर ले आता है। फेनी को लगता है कि आज वो उसके साथ सोएगा, लेकिन गी हवांग उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। रात में फेनी को नींद नहीं आती, इसलिए वो एक नई योजना बनाती है। वो आधी रात को चीजें फेंकना शुरू कर देती है। तभी गी हवांग भागता हुआ उसके पास आता है, जिसने नाइट सूट पहन रखा होता है और उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। वो फेनी से पूछता है कि क्या हुआ और वो क्यों चिल्लाई। फेनी चौंकने का नाटक करती है और कहती है कि उसके कमरे में एक चूहा उसे परेशान कर रहा है। गी हवांग उस चूहे को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कमरे में कोई चूहा नहीं है। फेनी झूठ बोल रही थी। वो धीरे धीरे गी हवांग के करीब जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ये कितना बड़ा पाप है, इतना हैंडसम पति होने के बाद भी अकेले बिस्तर पर सोना। गी हवांग पूछता है, तुम क्या चाहती हो? इस पर फेनी और करीब जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। उनके बीच क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। अगले दिन टॉम के पास टिमिन आती है। टॉम बहुत गुस्से में होता है और टिमिन पर भड़कता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? इस पर टिमिन कहती है, ये बात तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गी हवांग के सामने मुझे धोखा देने की? तुम्हें उस पल सच नहीं बोलना चाहिए था।
मुझे पता है कि तुम फेनी को चाहते हो और मैं अपने ब्रदर इन लॉ को जैसे तैसे करके उन दोनों को अलग करके अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर टॉम कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस पर टिमिन कहती है, तुम्हें पता है ना कि फेनी बचपन से तुमसे प्यार करती है और अगर तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे तो उसे समय लगेगा, इसलिए हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी और तुम्हें उस योजना में मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब वे दोनों मिलकर एक टीम बन जाते हैं। कपड़े की दुकान पर उधर हमें गी हवांग और फेनी को एक कपड़े की दुकान पर दिखाया जाता है। गी हवांग फेनी से पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? फेनी जवाब देती है कि वो गी हवांग के लिए कपड़े बनवाना चाहती है और उसी के लिए वो सामान खरीदने आई है। गी हवांग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम सिलाई भी कर लेती हो। फेनी कहती है, हाँ, मुझे कपड़े बनाना आता है। गी हवांग कहता है, इससे पहले तो तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं बनाया। इस पर फेनी कहती है, बीती बातों को छोड़ो, अभी वर्तमान देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी शर्ट बनाऊंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद सीन बदलता है। हम फेनी को देखते हैं जो पूरी रात बैठकर गी हवांग के लिए कपड़े बना रही होती है और उसने शर्ट पर उसका नाम भी लिख रखा होता है। अगले दिन जब गी हवांग अपनी नौकरी से वापस आता है तो वो टिमिन और टॉम को बात करते हुए सुनता है। टॉम ने वही शर्ट पहन रखी होती है जिसका सामान फेनी गी हवांग के लिए लेकर आई थी। टिमिन टॉम से बात करते हुए कहती है, काश तुम दिखने में बहुत हैंडसम लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या है और ये शर्ट तुम्हें कहाँ से मिली? टॉम फेनी का नाम लेता है, ये मेरे लवर ने खास तौर पर मेरे लिए पूरी रात जागकर बनाई है। ये सुनकर गी हवांग को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि फेनी फिर से उसके साथ धोखा कर रही है। वो फेनी के पास जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम चाहती क्या हो, तुम हर बार अपनी बातें बदल देती हो। अगर तुम्हें टॉम ही चाहिए तो ये सारा तमाशा करना बंद करो और मेरी भावनाओं के साथ खेलना भी बंद करो। फेनी कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उसके लिए कोई शर्ट नहीं बनाई है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गी हवांग गुस्से में कहता है, आज मैं तुम दोनों को एक साथ कर ही दूंगा, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फेनी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे मनाने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गी हवांग उसकी बात नहीं मानता। तभी वहां एक महिला आती है जो फेनी और गी हवांग की लड़ाई को देखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो? फेनी उसे सारी बात बता देती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि टॉम और टिमिन को समझ आ जाता है कि उनकी योजना कामयाब हो गई है। टिमिन जाकर टॉम को गलत जानकारी देती है, ये कहकर कि फेनी उसे घर पर बुला रही है क्योंकि वो इस शर्ट में इतना हैंडसम लग रहा है कि वो उसे बस गले लगाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि टॉम फेनी के पास भागता हुआ जाता है। इधर गी हवांग को दिखाया जाता है जो एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास वही महिला आती है जो फेनी से कुछ देर पहले बात कर रही थी और वो गी हवांग को बताती है कि कैसे टॉम उसके घर में घुसा हुआ है। ये सुनकर गी हवांग को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने घर जाता है और फेनी पर भड़कने लगता है, अभी तो मैंने तुम्हें तलाक भी नहीं दिया और तुम अभी से घर में किसी को भी बुलाकर अपना चलाने लगी हो। फेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो उससे पूछती है कि वो हमेशा उसे गलत क्यों समझ लेता है। गी हवांग टॉम का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। पीछे से टिमिन आग लगाने के लिए आ जाती है और कहती है, मेरी बहन को हमेशा से ऐसे ही लड़के पसंद थे। ये सुनकर फेनी को इतना गुस्सा आता है कि वो टिमिन को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अब मैं बताती हूँ कि इस सारी साजिश में किसका हाथ था। वो अपनी अलमारी से एक और शर्ट निकालती है और उसे गी हवांग को दिखाते हुए कहती है, इस शर्ट को देखो, ये वो शर्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, न कि टॉम के लिए। मैं उसके लिए शर्ट क्यों बनाऊंगी, तुम मेरे पति हो। इस पर टिमिन फिर से गी हवांग के कान भरते हुए कहती है, लगता है ये झूठ बोल रही है, इसलिए इसने दूसरी शर्ट बनाई है ताकि अपनी गलती छुपा सके। फेनी कहती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लानी पड़ेगी। और वो उस महिला को बुलाती है जिसने पहले उनकी लड़ाई देखी थी। वो महिला आकर गी हवांग को बताती है कि कैसे जब फेनी पूरी रात जागकर उसके लिए शर्ट बना रही थी तो टिमिन ने उसके सारे नोट ले लिए थे और टॉम के लिए शर्ट बना रही थी ताकि वो उन दोनों के बीच झगड़ा करवा सके। वो कहती है, मैंने ये चीज खुद देखी है। इसके बाद फेनी टॉम से उसका स्वेटर उतारने के लिए कहती है। जब वो अपना स्वेटर उतारता है तो फेनी उस शर्ट को निकाल कर दिखाती है और कहती है कि इसकी सिलाई ठीक से नहीं हुई है और ये उसके हाथ का काम नहीं है। टिमिन भी ये बात जानती है। ये देखकर गी हवांग को बहुत गुस्सा आता है। वो टिमिन से कहता है, तुम दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना। वो उन दोनों को धक्का देकर भगा देता है और फेनी से माफी मांगता है, मैं अब तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। लेकिन फेनी फिर से नौटंकी करने लगती है और ऐसा दिखाती है मानो उसे बहुत बुरा लगा हो कि गी हवांग अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता। गी हवांग कहता है कि अब उसे उस पर पूरा यकीन हो गया है और वो फेनी को एक किस करता है। फेनी उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में गी हवांग फेनी की बनाई हुई शर्ट पहनता है और उसमें बहुत हैंडसम दिखता है।
जब वो उसे पहनकर ऑफिस के लिए घर से निकलता है तो बाहर खड़ी एक महिला उसकी बहुत तारीफ करती है। गी हवांग उसे बताता है कि ये शर्ट उसकी पत्नी ने खास तौर पर उसके लिए बनाई है। वो महिला कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी प्रतिभाशाली पत्नी मिली। ये सुनकर गी हवांग मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। इधर हमें फेनी को दिखाया जाता है जो सोचती है कि उसे पता है कि आज जब उसका पति घर वापस आएगा तो उसके लिए कुछ मिठाई लेकर आएगा क्योंकि उसे मिठाई बहुत पसंद है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचती है कि उसके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहे हैं और वो उसमें भाग लेना चाहती है। इसके लिए उसे किताबें चाहिए होंगी, लेकिन वो किताबें लेने किसके पास जाए? वो सामने खड़ी एक महिला को देखती है और सोचती है कि उसकी बेटी तो कॉलेज जा चुकी है, इसलिए उसकी किताबें बेकार हो गई होंगी। ऐसा सोचकर वो उस महिला के पास जाती है और कहती है कि उसकी बेटी की पुरानी किताबें उसे दे दे क्योंकि उसे पढ़ना है और कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये सुनकर वो महिला हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, तुम उन किताबों का क्या करोगी? और उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। ये सुनकर फेनी को गुस्सा आता है, लेकिन दूर खड़ी टिमिन उसकी ये बात सुन लेती है। अगले सीन में जब फेनी अपने घर में कुछ काम कर रही होती है और इस बात को लेकर परेशान होती है कि किताबों का इंतजाम कहाँ से होगा, तभी वहां टॉम आता है। वो उसके लिए किताबें लेकर आता है और कहता है, तुम्हें किताबें चाहिए थी ना, ये देखो मैं ले आया, तुम्हें और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगा। फेनी उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे किताबें चाहिए? टॉम कहता है, यही तो बात है, हमारा और तुम्हारा रूह का रिश्ता है, जो भी तुम्हारे दिमाग और मन में चलता है वो मुझे पता चल जाता है। लेकिन टॉम को ये बात टिमिन ने बताई होती है। फेनी ये समझ जाती है और टॉम से सवाल करती है, मुझे बताओ ये किताबें मुझे किस लिए चाहिए? टॉम बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें पढ़ने का भूत चढ़ा होगा। फेनी कहती है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और वो पास में रखे भुट्टे से उसे मारने लगती है। वो उसे मार मार कर वहां से भगा देती है, लेकिन भागते समय टॉम एक महिला से टकरा जाता है। उस महिला के हाथ में रखा चिकन दूर जा गिरता है। महिला को गुस्सा आता है और वह टॉम को बुरी तरह मारकर वहां से भगा देती है। अगले सीन में गी हवांग को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आया होता है। उसे घर के बाहर टॉम की दी हुई किताबें मिलती हैं। वो किताबों पर टॉम का नाम पढ़ लेता है और उन्हें छुपाकर घर के अंदर जाता है। फेनी घर के अंदर होती है। गी हवांग उसके लिए लाई हुई मिठाई उसे देता है। फेनी मिठाई देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। जब वो मिठाई खा रही होती है तो गी हवांग उससे पूछता है, क्या आज हमारे घर में फिर से टॉम आया था? फेनी पूछती है, आपको कैसे पता चला? इस पर गी हवांग बताता है कि उसने ये किताबें बाहर पड़ी देखीं। फेनी उसे बताती है कि उसे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए किताबें चाहिए थीं। वो गी हवांग को बताती है कि कहीं से टॉम को ये बात पता चल गई और वो उसे किताबें देने के लिए आया था, लेकिन उसने उसे मारा और वहां से भगा दिया। ये सुनकर गी हवांग हंसने लगता है और किताबों को कूड़ेदान में फेंक देता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए किताबों का इंतजाम मैं करवा दूंगा। फेनी उससे कहती है, मुझे पता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं जरूर एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाऊंगी। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही फेनी सोकर उठती है, गी हवांग उसके सामने किताबें लेकर आ जाता है। फेनी किताबों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गी हवांग से वादा करती है कि वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसका नाम रोशन करेगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ टिमिन और उसकी माँ बैठी होती हैं। टिमिन की माँ उससे कह रही होती है कि जब से फेनी ने उन्हें अपने घर आने से मना किया है तब से उनकी सारी योजनाएं नाकाम हो गई हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं हैं। वो पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर टिमिन अपनी माँ को एक बहुत ही बुरा आइडिया देती है और उस पर काम करने के लिए कहती है। अगले सीन में फेनी किताबें पढ़ रही होती है। टिमिन उसके पास आती है और उससे कहती है, फेनी किताबें पढ़ रही होती है, तभी टिमिन उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी जैसी बदतमीज बेटी किसी की ना हो, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ की तबीयत इतनी खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तुम यहाँ अपने पति के साथ वक्त बिताने में व्यस्त हो। तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ मरे या जिंदा रहें। तुम उन्हें थोड़े से पैसे नहीं दे सकती जिनकी मदद से वो अपने दिल का इलाज करवा सके? फेनी समझ जाती है कि ये टिमिन और उसकी माँ की कोई साजिश है। वो टिमिन से कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं माँ से मिलने जरूर आऊंगी। अगले सीन में फेनी अपनी माँ से पहले उनके घर जाती है। वो देखती है कि उनके घर के बाहर जितने भी पड़ोसी खड़े हैं वे फेनी के पुराने प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे फेनी मिलिट्री कमांडर को धोखा दे रही है और कमांडर उसे तलाक देना चाहता है। वे कहते हैं कि इससे बेहतर तो उसकी बहन टिमिन है जो अपनी माँ के पास रहती है और उनका ध्यान रखती है। फेनी को उन लोगों की बातें सुनकर गुस्सा तो आता है, पर उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया चल रहा होता है जिससे वो इन सब का नजरिया अपने लिए बदल सकती है। फिर हम देखते हैं टिमिन और उसकी माँ को, जहाँ टिमिन की माँ को पता चलता है कि फेनी उनसे मिलने आने वाली है। जैसे ही उन्हें फेनी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत अपने दिल में दर्द होने का नाटक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी फेनी उनके पास जाती है और कहती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ।
इस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हारे जैसी बेटी हर किसी की होनी चाहिए। फेनी अपने हाथ से एक बटुआ देती है और कहती है, इसके अंदर उतने पैसे हैं जितने आपको चाहिए थे। उसकी माँ बटुए को लेकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ऐसा लग रहा है तुम अपने पति के सारे पैसे मेरे लिए ले आई हो। जैसे ही उसकी माँ उस बटुए में से एक कागज निकालती है, उसमें से एक बड़ी सी ईंट निकलती है। फेनी कहती है, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारे दिल की तरह हैं। देखो, ये भी पत्थर के बन गए हैं। ये सुनकर टिमिन को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम कैसी बेटी हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया और अब जब उनकी मदद करने की बारी आई तो तुम पत्थर दे रही हो? मैं तुम्हें मारूंगी। इस पर फेनी कहती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। फेनी बाहर आकर तमाशा करने लगती है और सबके सामने जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जो मुझसे सिर्फ पैसे मांगते हैं। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मेरा पति तो मुझे पैसे देता नहीं है और यहाँ देखो, मेरी माँ ने मेरे सारे पैसे ले लिए। अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी? वहां खड़े लोग उसे देखने लगते हैं और फेनी को देखकर उन सबको उस पर दया आने लगती है। वे सोचने लगते हैं कि ये लड़की कितनी परेशान है। वहीं उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहां खड़े पड़ोसी उसकी माँ पर दबाव डालते हैं कि उन्हें फेनी के पति के पैसे वापस करने होंगे जो फेनी ने कभी दिए ही नहीं थे। फेनी उन पैसों को लेकर वापस आने लगती है। पीछे से उसकी माँ उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गी हवांग आकर उसे बचा लेता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर ये हाथ मेरी पत्नी का न होता तो मैं अभी तक इसे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे देता। दोबारा मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की हिम्मत मत करना। फिर वो फेनी की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फेनी कहती है, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ हो सकता है क्या? गी हवांग उसे वहां से लेकर चला जाता है। वहां खड़े पड़ोसियों का फेनी के लिए नजरिया बदल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि फेनी गलत नहीं है, बल्कि उसकी माँ और बहन गलत हैं, जो उसकी छवि सबके सामने खराब कर रही हैं। अगले सीन में गी हवांग की माँ उसे फोन करती है और बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है, उस घटिया लड़की को अभी तलाक दे दो। उसके इतने सारे चक्कर हैं। क्या वो भूल गई है कि तुम एक मिलिट्री कमांडर हो? शहर में तुम्हारी इज्जत है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि गी हवांग की माँ सच में उससे मिलने आती है। इधर फेनी को दिखाया जाता है जो गी हवांग के लिए बाजार से कुछ खाने का सामान खरीदने जा रही होती है। तभी गी हवांग की माँ एक तरफ से आती है। अब हम देखते हैं कि गी हवांग की माँ उसके पास जाती है और कहती है, अगर आज तुमने उस लड़की को तलाक नहीं दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। गी हवांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उसकी माँ बताती है कि उनके सीने में बहुत दर्द रहता है। अगर ऐसी लड़की उनके घर की बहू बनेगी तो वो जरूर इस दुनिया को छोड़ देंगी। ऐसा कहकर वो फेनी का सारा सामान गी हवांग के घर से बाहर फेंकने लगती है। लेकिन तभी वहां फेनी आ जाती है और उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। वो पूछती है, आप ये क्या कर रही हैं? गी हवांग भी वहां पहुंचता है और पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इस पर गी हवांग की माँ बताती है, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे दिल का दौरा पड़ा था। उस समय इस प्यारी बच्ची ने मेरी मदद की। इसने मुझे जल्दी से दवाई दी और मेरी जान बचाई। इस पर फेनी कहती है, आंटी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वहां थी तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता था। ये सुनकर गी हवांग की माँ बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, एक तुम्हारी पत्नी है जो तुम पर चिल्ला रही है और एक ये प्यारी सी बच्ची है जो अनजान लोगों की भी इतनी अच्छे से मदद कर रही है। फेनी और गी हवांग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, माँ आप जिसे अपने सामने देख रही हैं वही आपकी बहू है। ये सुनकर गी हवांग की माँ चौंक जाती है और फेनी से पूछती है, मैंने तुम्हारे बारे में बाहर बहुत कुछ गलत सुना है। फेनी जवाब देती है, वो सब अफवाहें हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके इतने हैंडसम बेटे को कभी धोखा नहीं दूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। इस पर उसकी माँ खुश हो जाती है। अगले सीन में गी हवांग की माँ उन दोनों को अकेले कमरे में भेज देती है और कहती है, अब तुम दोनों जल्दी से जाकर मुझे एक पोता लाकर दो। जब वे दोनों कमरे के अंदर होते हैं तो गी हवांग की माँ बाहर बैठकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। फेनी नाटक करती है जैसे वे दोनों क्लोज मोमेंट्स बना रहे हों। ये सुनकर गी हवांग की माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन फेनी पढ़ाई कर रही होती है और गी हवांग उसके लिए खाना बना रहा होता है। तभी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की घोषणा होती है। फेनी जैसे ही ये सुनती है भागी भागी वहां जाती है। गी हवांग उसके पीछे पीछे जाता है और उसे आराम से चलने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम इस प्रतियोगिता में जरूर पास करोगी। ये सुनकर फेनी और भी खुश हो जाती है। अगले दिन फेनी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाती है। वो फॉर्म भर लेती है, लेकिन वहां टिमिन और टॉम मिल जाते हैं। उन दोनों को देखकर फेनी को गुस्सा आता है। वो उनसे पूछती है, तुम हर जगह मेरे पीछे पीछे कैसे आ जाते हो? इस पर टॉम कहता है, मैं तुम्हें कुछ हल की किताबें देने आया हूँ। फेनी मना कर देती है और उन दोनों को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। टिमिन उन हल की किताबों को ले लेती है और टॉम से कहती है,
तुम देखना, मैं एंट्रेंस एग्जाम जरूर पास करूंगी। अगले सीन में गी हवांग पढ़ाई में फेनी की मदद कर रहा होता है और फेनी बहुत खुश होती है। वो गी हवांग से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं एंट्रेंस एग्जाम जरूर पास कर जाऊंगी। इस पर गी हवांग कहता है, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरी पत्नी बहुत समझदार है। और ऐसा कहकर वो उसे किस करता है और उनके बीच क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अब फेनी के एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है जहां गी हवांग फेनी को समझा रहा होता है और कहता है कि उसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो भी समझाया है तुम उसे याद रखना। फेनी कहती है, हाँ मुझे पता है, और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अचानक फिर से घबराने लगती है। इस पर गी हवांग उससे कहता है, मैंने तुम्हें एक मंत्र लिखकर दिया था, क्या वो तुम्हारे पास है? फेनी हाँ कहती है और अपनी जेब से उस कागज को निकालती है। दूर खड़ी टिमिन ये देख लेती है। उसे लगता है कि फेनी एग्जाम में नकल करने वाली है और इसीलिए वो उसे पूरे एग्जाम हॉल में बदनाम करने की नई योजना बना लेती है। हम देखते हैं कि फेनी साइकिल से जा रही होती है और टिमिन उसकी साइकिल के टायर को पंचर कर देती है। लेकिन तभी गी हवांग अपनी गाड़ी लेकर आता है और फेनी को एग्जाम सेंटर तक छोड़ देता है। फेनी एग्जाम सेंटर पे जाती है, तभी वहां उसे टिमिन और टॉम मिलते हैं। टिमिन उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी साइकिल का टायर तो पंचर हो गया था। इस पर फेनी कहती है, तुम्हें कैसे पता? फिर फेनी कहती है, मैं तुम्हारे इन सब मामलों से बाद में निपटूंगी, पहले मुझे पेपर देने दो। हम देखते हैं कि फेनी एग्जाम सेंटर में बहुत अच्छे से पेपर लिखती है और जब पेपर जमा कर देती है तभी टिमिन सबके सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देती है और वहां खड़े टीचर से कहती है कि इस लड़की ने नकल की है, इसके पास नकल की पर्ची है जो इसने जेब में रखी है। अगर आप यकीन नहीं करते तो इसे अपनी जेब से वो पर्ची निकालने के लिए कहिए। ये सुनकर फेनी समझ जाती है। फेनी कहती है, मैं अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई भी नकल की पर्ची नहीं निकली तो तुम क्या करोगी? तुम्हें इसके बदले में मुझसे सबके सामने माफी मांगनी होगी और 50 बार उसे अखबार में लिखकर सबके पास भेजना होगा। इस पर टिमिन तैयार हो जाती है और जल्दी से पर्ची निकलवाती है। वहां खड़े लोगों को लग रहा होता है कि टिमिन सच बोल रही है और फेनी ने नकल की है, लेकिन जैसे ही टीचर उस पर्ची पर लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं वे हंसने लगते हैं। वो एक ताकत का सूत्र होता है और पर्ची पर बस इतना ही लिखा होता है, खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हंसने लगते हैं। तभी वहां पर गी हवांग आ जाता है। टिमिन वहां से जाने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलतफहमी हो गई थी। इस पर गी हवांग कहता है, अभी तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की है, तो क्यों ना अब तुम सबके सामने माफी मांगो। टिमिन को ना चाहते हुए भी सबके सामने फेनी से जोर से माफी मांगनी पड़ती है और फेनी को बहुत गर्व महसूस होता है। फिर हम देखते हैं कि वहां खड़े लोग भी वहां से चले जाते हैं। अब फेनी और गी हवांग अकेले रह जाते हैं। गी हवांग फेनी को मिठाई देता है और कहता है, ये तुम्हारी इतनी मेहनत का इनाम है और चिंता मत करो, अगर एग्जाम पास नहीं भी हुआ तो भी तुम मेरे लिए विजेता रहोगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां फेनी गी हवांग के लिए खाना बनाकर उसके ऑफिस जाती है। वो देखती है कि गी हवांग वहां नहीं है तो उसका सामान हटाकर उसकी मेज पर बनाया हुआ खाना रख देती है और सोचती है कि क्या उसे घर जाना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों न वो एक कागज पर उसके लिए एक प्यारा सा नोटिस लिख कर जाए। जैसे ही वो नोटबुक से कागज निकालने के लिए इधर उधर करती है, उसे एक कागज मिलता है जिस पर गी हवांग ने फेनी के खिलाफ तलाक की अर्जी दे रखी होती है। फेनी एकदम चौंक जाती है और उसे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गी हवांग को अभी भी उस पर यकीन नहीं है। वो बहुत भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि इतने सारे प्रयास करने के बाद भी वो गी हवांग को अपना नहीं बना पाई। इससे बेहतर यही है कि वो उसे छोड़कर चली जाए। हम देखते हैं कि वो अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकल आती है और बाहर आकर कहती है कि वो गी हवांग को सोचने का कुछ समय दे रही है और खुद को भी थोड़ा समय देना चाहती है ताकि वो समझ सके कि क्या उसे सच में गी हवांग के साथ रहना चाहिए या नहीं। और वो गी हवांग का घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गी हवांग घर में आता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे फेनी कहीं नहीं मिलती। वो दीवार पर लगा हुआ नोटिस देखता है जहां फेनी अलविदा कहकर जा रही होती है। गी हवांग को लगता है कि वो दोबारा अपने बचपन के प्रेमी के साथ भाग गई है, लेकिन तभी उसे मेज पर रखा तलाक का नोटिस मिल जाता है। वो समझ जाता है कि फेनी को इस नोटिस की वजह से कुछ गलतफहमी हो गई है और वो सोचता है कि वो उसे ढूंढकर इस गलतफहमी को दूर कर देगा। इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ उसके घर जाता है जहां टिमिन कुछ काम कर रही होती है। वो टिमिन से पूछता है कि फेनी कहाँ है। टिमिन कहती है कि उसे नहीं पता। पहले तो गी हवांग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि टिमिन को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होगा। लेकिन टिमिन तो यहाँ समझ जाती है कि गी हवांग और फेनी का झगड़ा हुआ है और फेनी घर छोड़कर जा चुकी है, इसलिए अब वो यहाँ पर नई चाल चलने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि इधर टिमिन टॉम के पास जाती है और उसे बताती है कि फेनी और गी हवांग का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है क्योंकि फेनी को एहसास हो गया है कि गी हवांग उसे टॉम की तरह प्यार नहीं कर सकता।
इसीलिए वो उसका घर छोड़कर कहीं चली गई है। टिमिन टॉम से कहती है कि वो उसे ढूंढकर अपने पास ले आए, क्योंकि यही उसके असली प्यार को फेनी के सामने लाने का मौका है। टॉम एक बार फिर टिमिन की बातों में आ जाता है और उससे वादा करता है कि वो फेनी को ढूंढकर अपने पास ले आएगा। आगे हम देखते हैं कि टॉम फेनी को ढूंढ लेता है। फेनी अपना बैग लेके कहीं जा रही होती है। टॉम उससे कहता है, मुझे पता चला तुम घर छोड़ रही हो, क्यों न अब तुम मेरे साथ चलो। इस पर फेनी कहती है, आप नहीं समझेंगे, बकवास बंद कीजिए और मेरा पीछा करना बंद कीजिए। इस पर टॉम कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? फेनी कहती है, इतनी बार मुझे नजरअंदाज करने पर भी तुम ये बात नहीं समझ पाए, तो अब मुझे क्या बोलने का फायदा? टॉम कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर फेनी कहती है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। इस पर टॉम गी हवांग की बुराई करने लगता है। टॉम कहता है, वो मिलिट्री कमांडर जो सिर्फ अपनी ड्यूटी से मतलब रखता है, उसके जैसा घटिया इंसान तुम्हें परेशान नहीं करता है। ये सुनकर फेनी को बहुत गुस्सा आता है और वो टॉम को जोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तुम शायद भूल गए हो, मगर मेरे पति के आसपास भी मत आना। वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है और तुम्हारी आदत से भी अच्छा है। तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। और वो गुस्से में वहां से चली आती है। अब हम देखते हैं कि टिमिन दूर खड़ी अपने गुंडों के साथ ये सब देख रही होती है और मन में कहती है, ये टॉम किसी काम का नहीं है, एक मामूली लड़की को संभाल नहीं पाता। फिर वो अपने गुंडों से कहती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया है तुम वैसा ही करो। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए मुझे एक जगह पर मिलना, हम सब मिलकर अपने पैसों का हिसाब कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि गी हवांग अपने सैनिकों के साथ फेनी को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे फेनी कहीं भी नहीं मिलती। इधर फेनी के पास टिमिन का भेजा हुआ एक गुंडा आता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि आप कहीं भटक गए हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं एक होटल का मालिक हूँ, आप मेरे होटल में चलिए, वहां मैं आपको अच्छे अच्छे कमरे दूंगा। ये सुनकर फेनी मान जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर जाने के बाद फेनी को समझ आता है कि वे रास्ता भटक गए हैं। वो कहती है, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? इस पर वो आदमी कहता है, हम रास्ता नहीं भटके हैं, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर ला दिया है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक और आदमी आ जाता है और फेनी समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो घबराती है और उनसे कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे जाने दो। इस पर वे उसका बैग दूर फेंककर उसे अपने साथ एक खंडहर वाले कमरे में ले जाने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फेनी उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी अचानक गी हवांग वहां आ जाता है। गी हवांग उन लोगों को मारकर भगा देता है। फेनी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और गी हवांग अपने सैनिकों को उन लोगों को पकड़ने के लिए कहता है। पहले गी हवांग फेनी को शांत करता है, फिर उन लोगों से पूछता है, ये सब करने की इजाजत किसने दी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? इस पर वे लोग बताते हैं कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं थी, ये सब करने के लिए उन्हें एक लड़की ने कहा था। गी हवांग पूछता है, वो लड़की कौन है? इस पर वे कहते हैं, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन वो आज हमें एक खास जगह पर पैसों के लिए मिलने वाली है। इस पर गी हवांग अपने सैनिकों से कहता है, इन्हें पकड़कर ले जाओ और इनके जरिए पता लगाओ कि वह कौन इंसान है जो हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। इधर फेनी गी हवांग से बहुत नाराज होती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी तुमने मुझे तलाक देने के लिए एक नोटिस तैयार किया और ऊपर से तुमने मुझे ये सारी बातें बताई भी नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस पर गी हवांग उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो तलाक का नोटिस बहुत पहले का था, जब उसके मन में फेनी के लिए कुछ भी नहीं था। अब तो वो उसे बहुत चाहता है और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। उसके मन में अब बस फेनी के साथ एक छोटा परिवार बनाने का फैसला हो चुका है और वो फेनी को नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर फेनी भावुक हो जाती है और वो उसे गले लगाता है। गी हवांग उसे सुरक्षित घर ले आता है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहां गी हवांग ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसके आर्मी का एक सदस्य आकर उसे बताता है कि वो उन दोनों आदमियों के साथ गया था उस लोकेशन पर जहां उनका मालिक आने वाला था, पर वहां कोई नहीं आया। ऐसा लगता है कि उन दोनों के साथ भी किसी ने धोखा किया है। इस पर गहवांग कहता है, ठीक है, इस मामले को मैं खुद देखूंगा और मुझे लगता है कि मुझे अपनी पत्नी को अब और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां एक पोस्टमैन फेनी के घर के बाहर आता है और कहता है कि यहाँ पर एक ऑफर लेटर आया हुआ है किसी कॉलेज की तरफ से, जिस पर सभी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करें। क्या मोहल्ले में इतने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान आ गए हैं जिनका सिलेक्शन कॉलेज में हो गया है? तभी वो अरेंज का नाम लेते हैं, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फेनी और गी हवांग ही बाहर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिसका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेटर को देखकर गी हवांग को गले लगा लेती है। सभी पड़ोसी फेनी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतनी इंटेलिजेंट लड़की कहीं नहीं देखी। तभी वहां पर अचानक से नॉटी टॉम के साथ आ जाती है और सबके सामने कहने लगती है कि इस पागल लड़के की वजह से तुम लोग बेवकूफ मत बनो, इतनी मेहनत नहीं की। इसका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये टॉम के साइड पर बैठी थी और उसने उसका पूरा पेपर चीट किया है।
ये सुनकर फेनी बहुत हैरान होती है। क्या करें, बेवकूफ लड़की अब क्या बोलने लगी है। इस पर टॉम भी नॉटी को सपोर्ट कर रहा होता है और कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो तुम अरेंज के खिलाफ बोलकर उसे एम्ब्रेस मत करो। मुझे खुशी रहे कि वो मेरी मेहनत की वजह से कॉलेज तक पहुंच गई है। इस पर गी हवांग उन दोनों से चुप रहने को कहता है और कहता है, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने कितनी मेहनत की है। इस पर फेनी उन सारे पड़ोसियों से कहती है, अगर ये बात सच है कि मैं टॉम की मेहनत की वजह से इतने बड़े कॉलेज में पहुंच गई हूं, तो टॉम का भी दाखिला मुझसे अच्छे कॉलेज में हुआ होगा, तो क्यों ना हम उसका भी ऑफर लेटर देख लें। वो पोस्टमैन से कहती है, जरा ढूंढना शुरू करो कि आपके बैग में टॉम के नाम का कोई ऑफर लेटर रखा है या नहीं। जैसे ही पोस्टमैन ढूंढता है तो उसे बैग में कुछ भी नहीं मिलता। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टॉम पोस्टमैन से वो बैग ले लेता है और बार बार जांचने लगता है। इस पर पोस्टमैन इतना परेशान हो जाता है कि वो टॉम से कहता है, क्या तुम ये नहीं मान सकते कि तुम हार गए हो और तमाशा करना बंद करो। टिमिन पोस्टमैन से कहने लगती है, हो सकता है गलती से वो चिट्ठी वहीं छूट गई हो। इस पर पोस्टमैन टिमिन पर भड़कने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जुबान सही से चला रही हो? मेरी ड्यूटी पर शक मत करो, मैं अपना काम बहुत ही समय पर करता हूँ। और ऐसा कहकर वो भड़कता हुआ चला जाता है। अब गी हवांग उन दोनों से कहता है, इन बेवकूफ लोगों के मुंह मत लगो। चलो, तुमने अपनी मेहनत की है तो क्यों ना हम चलकर अंदर इस छोटी सी चीज का जश्न मनाएं। हम देखते हैं कि वे लोग चले जाते हैं, जहां गी हवांग आज फेनी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फेनी खाना खाकर बहुत खुश होती है और कहती है, इतना अच्छा खाना तो रेस्तरां में भी नहीं मिलता जितना अच्छा खाना तुमने बनाया है। फेनी और गी हवांग मजे से खाना खाते हैं। तभी गी हवांग के पास एक सैनिक आता है और उससे कहता है, शहर में एक बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति आ गई है। हो सकता है कि आप पूरी रात सो भी न पाएं। आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है। हम टॉम को दिखाते हैं, जो परीक्षा में फेल होने की वजह से बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है। वो सोचता है कि आज के बाद फेनी उसे अच्छी नजरों से नहीं देखेगी और उसकी नजरों में वो एक हारे हुए इंसान जैसा बन गया है। तभी वहां पर टिमिन आती है और उससे कहती है, तुम अपनी हार की वजह से यहाँ शराब पी रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाकर फेनी से बात करनी चाहिए। इस पर टॉम टिमिन से कहता है, मैं उससे क्या बात करूंगा? आज पूरे ग्रुप के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। अब उसकी नजरों में मैं एक हारे हुए इंसान से कम नहीं हूं और मैं उसे कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। ये सुनकर टिमिन भी उसके साथ बैठकर शराब पीने लगती है। वे दोनों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं और नशे की हालत में टिमिन चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है, मैं गी हवांग से बहुत प्यार करती हूँ। उसने गी हवांग और फेनी के रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। नशे की हालत में वे दोनों फेनी और गी हवांग के घर की तरफ जाने लगते हैं। हमें फेनी और गी हवांग को दिखाया जाता है, जहां फेनी अब गी हवांग के ऑफिस में है। गी हवांग उससे कह रहा होता है, मुझे पता है कि मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा, तो क्यों न तुम घर जाकर आराम कर लो। इस पर फेनी कहती है, मैं अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी और पूरी रात उसका साथ दूंगी। इस पर गी हवांग हंसने लगता है और फेनी गी हवांग के काम में मदद करने लगती है और इसी थकान में वो पास की टेबल पर सो जाती है। इस पर गी हवांग अपनी जैकेट उस पर डाल देता है। इधर टिमिन और टॉम को दिखाया जाता है, जो फेनी के घर में आ गए होते हैं। टॉम फेनी को ढूंढ रहा होता है और टिमिन गी हवांग को। टिमिन अचानक से जाकर गी हवांग के बिस्तर पर पड़ जाती है। टॉम को लगता है कि वो फेनी है और इधर टिमिन को लग रहा होता है कि सामने खड़ा इंसान गी हवांग है और ये दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट्स बना बैठते हैं। हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां फेनी की आंख खुलती है और वो आंख खोलते ही गी हवांग से कहती है, आप जल्दी से सो जाइए। इस पर गी हवांग कहता है, मुझे अभी इतनी ज्यादा नींद नहीं आ रही है। फेनी बोलती है, तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें मेरी माँ के घर जाना है। इस पर गी हवांग कहता है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि माँ ने हमें रात के खाने पर बुलाया है। फेनी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी सास मेरे कॉलेज एंट्रेंस के पास होने की खुशी को अच्छे से मनाना चाहती हैं। इस पर गी हवांग कहता है, हमें जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है। इधर टॉम को भी होश आता है और वो खुद को टिमिन की बाहों में देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो बस जल्दी से वहां से भागना चाहता है ताकि टिमिन को पता ना चले कि इस सारे मामले में वो शामिल था और उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो जल्दी से वहां से भाग आता है। तभी हम देखते हैं कि टिमिन की भी आंख खुल जाती है और वो खुद को गी हवांग के घर में देखती है। वो सोचती है कि वो यहाँ क्या करने आई है, लेकिन उसे उसी रात की नशे की हालत वाला सीन याद आता है और उसे लगता है कि गी हवांग और उसके बीच कुछ हुआ है। वो खुश होने लगती है और कहने लगती है, इतने समय से मैं बस यही सब करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार आज मेरी सारी योजना पूरी हो गई है। तभी एक पड़ोसी महिला आती है और टिमिन से कहती है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इस पर टिमिन अपने कपड़े ठीक करती है और उस पड़ोसी से पूछती है, आखिर गी हवांग कहाँ है? इस पर वो पड़ोसी बताती है, गी हवांग अपनी पत्नी को लेकर अपनी सास के घर गया है, क्योंकि उसकी पत्नी का दाखिला कॉलेज में हुआ है, तो वे लोग साथ में जश्न मनाना चाहते हैं। ये सुनकर टिमिन सोचने लगती है कि ये सब कुछ गी हवांग फेनी से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो फेनी को जरूर बताएगी कि गी हवांग और उसके बीच में क्या हुआ है,
ताकि वो फेनी को गी हवांग की जिंदगी से निकालकर इस घर की मालकिन बन सके। वो मन ही मन ऐसा कुछ सोचकर खुश हो रही होती है कि आज से फेनी का चैप्टर इस घर से खत्म हो जाएगा और अब वो गी हवांग की मिस्ट्रेस बन जाएगी। लेकिन तभी एक नौकरानी उससे कहती है, टिमिन तुम्हें पता है फेनी और गी हवांग के बीच सब कुछ बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, तो तुम ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी में कोई परेशानी आए। इस पर टिमिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। इधर हमें फेनी को दिखाया जाता है जो अपनी सास के घर पहुंच चुकी होती है। उसकी सास उससे पूछती है, आखिर गी हवांग कहाँ है, जिस पर फेनी बोलती है कि उसका पति बाजार से कुछ सामान लेने गया है। इस पर उसकी सास कहती है, अच्छा तो तुम अंदर आकर बैठो। उसकी सास कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया है। और वो फेनी को एक बहुत ही महंगा जेड का कंगन उपहार में देती है और कहती है, इसे मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है और ये हमारे यहाँ का रिवाज है, जो भी बहू होती है उसे सास कुछ न कुछ कीमती गहने उपहार में देती है। फेनी अपनी सास से कहती है कि उसे पता है कि ये गहना बहुत महंगा है, पर अगर वो इतने प्यार से दे रही हैं तो वो इसे लेने से मना नहीं करेगी और वो कंगन ले लेती है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से टिमिन आ जाती है और फेनी की सास से कहने लगती है, आपने सच बोला, ये कंगन महंगा तो है पर आपने एक क्यों बनवाया? आपको 2 बनवाना चाहिए था, क्योंकि अब से मैं आपकी नई बहू हूँ। ये सुनकर फेनी की सास एकदम चौंक जाती है और वो फेनी से कहती है, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? इस पर फेनी टिमिन से पूछती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं था, ये हमारा पारिवारिक समारोह है, हमें सामान्य रूप से जश्न मनाने दो। इस पर टिमिन कहती है, तुम अपना दिमाग ठीक रखो, कल रात तुम्हारा पति मेरे साथ था और मैं उसके साथ सोई हूँ, तो अब से मैं इस घर की नई बहू हूँ। ये सुनकर सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, बकवास बंद करो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर टिमिन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हंसना बंद करो और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक गी हवांग खुद नहीं आ जाता। फेनी कहती है, ठीक है, अभी वो थोड़ी देर में खुद आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर टिमिन कहती है, हाँ, उसे आने दो, आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि कल रात वो मेरे साथ था। इधर गी हवांग की माँ को दिल का दौरा पड़ने वाला होता है टिमिन की बात सुनकर, लेकिन तभी वहां गी हवांग आ जाता है। गी हवांग अपने घर के लिए बहुत सारा सामान लेकर आया होता है और वो टिमिन को देखते ही उससे कहता है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर टिमिन उससे कहती है, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कल रात को तो तुम मेरे साथ थे। गी हवांग उसकी बकवास सुनकर उससे कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कब हुआ? फालतू की बातें फैलाना बंद करो और अपने काम से मतलब रखो। फेनी तो बहुत हंस रही होती है, उसका हंस हंसकर पेट फूला जा रहा होता है। गी हवांग उसे देखता है और उससे कहता है, ये तुम्हारे पति पर इल्जाम लगा रही है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इस पर फेनी टिमिन से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कल पूरी रात गी हवांग और मैं एक साथ उसके ऑफिस में थे क्योंकि बहुत जरूरी काम था। इस पर टिमिन कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, गी हवांग मेरे साथ था। तभी हम देखते हैं कि वहां गी हवांग का एक गार्ड आ जाता है और गी हवांग अपने गार्ड से कहता है, इस मोहतरमा को बताओ कि कल रात मैं और मेरी पत्नी कहाँ थे। इस पर गार्ड बोलता है, कल रात सर और उनकी पत्नी दोनों ऑफिस में थे और जरूरी काम कर रहे थे। ये सुनकर टिमिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो वो कहती है कि ये गार्ड भी गी हवांग से मिला हुआ है और ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर फेनी और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो जाकर देख सकती हो। तभी टिमिन का दिमाग चलता है और उसे याद आता है कि कल रात उसने टॉम के साथ शराब पी थी। हो सकता है कि वो अपनी पूरी रात टॉम के साथ बिताकर आई हो और वो शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सीधे टॉम के पास जाती है। टॉम उसे देखकर एकदम घबरा जाता है। टिमिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात नशे की हालत में मेरा फायदा उठाने की? तुमने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की? इस पर टॉम कहता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, नशे की हालत में हो गया, मुझे माफ कर दो। इस पर टिमिन उससे कहती है, आज के बाद मेरे आसपास आने की कोशिश भी मत करना। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां फेनी अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा शराब पी रही होती है। गी हवांग उसे रोक रहा होता है। फेनी कह रही होती है कि इससे पहले उसने कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, ये उसका पहला मौका है जहां किसी ने उसे इतने प्यार से व्यवहार किया है। और वो अपने पुराने जीवन के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अपनी माँ की गोद ली हुई बेटी होने के कारण उसकी अपनी बेटी से हमेशा तुलना होती रही और उन्होंने उसे कभी भी सराहा नहीं। फेनी कहती है कि ये उसका पहला मौका है। इस पर गी हवांग उसे रोकता है और उससे कहता है, अब और शराब मत पियो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। इस पर फेनी कहती है, तुम्हारी माँ मेरी सबसे बड़ी समर्थक है। गी हवांग जलन से कहता है, और मैं? जिस पर फेनी कहती है, तुम दूसरे नंबर पर हो। और वे लोग हंसने लगते हैं और अच्छे से अपना समय बिताते हैं। फेनी कहती है, तुम सबको पैसे चाहिए? पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा। इस पर उसकी माँ कहती है, क्या बकवास कर रही हो फेनी?
फेनी वहां से झाड़ू उठा लेती है और उन सब के ऊपर फेंकने लगती है। वो उन्हें मारने के लिए दौड़ती है और कहती है, आज के बाद तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। वो उन लोगों को झाड़ू से मार मार कर वहां से भगा देती है और उनसे कहती है कि दोबारा उसके आसपास मत आना। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो रखा है और तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। उन लोगों के जाते ही फेनी के पास उसकी पड़ोसन आती है। उसकी पड़ोसन आकर उसे बताती है कि गी हवांग अपने सैनिक मिशन से वापस आ गया है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। ये सुनकर फेनी भागी भागी अस्पताल जाती है। जब वो अस्पताल जाती है तो उसके सामने से डॉक्टर एक मृत शरीर लेकर निकलते हैं। फेनी को लगता है कि ये मृत शरीर गी हवांग का है और उसे देखकर एकदम से रोना शुरू कर देती है। वो कहती है, गी हवांग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ठीक ठाक वापस आओगे, तो मुझे बीच में छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो इसी के साथ अपने उन पलों को याद करने लगती है जहां गी हवांग ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, और वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज गी हवांग की होती है। फेनी पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके पीछे गी हवांग खड़ा होता है और उसके हाथ में चोट लगी होती है जिस पर पट्टी बंधी होती है। उसे जिंदा देखकर फेनी एकदम भावुक हो जाती है और कहती है, मुझे लगा तुम मर गए, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम ठीक ठाक वापस आ गए हो। इस पर गी हवांग कहता है कि उसे फेनी को रोता हुआ देखकर बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसे मत रो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फेनी उसे एक मुक्का मारती है और कहती है, तुम्हें इस पल में भी मजाक आ रहा है और तुम मुझे सताना बंद करो। इसके बाद सीन बदलता है। हम टॉम को देखते हैं जो रोजाना नशा करके टिमिन के पास आ रहा होता है और आज भी वो नशा करके आया होता है। टिमिन उससे कह रही होती है, तुम्हारे नशे से मैं दुखी हो चुकी हूँ, तुम बस सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो। इस पर टॉम आज टिमिन को बताता है कि वो नशे में आज फिर से पैसे हार गया है और उसे और पैसे चाहिए। इस पर टिमिन बोलती है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से लाकर दूं? अब तो तुम सारे पैसे बर्बाद कर चुके हो। इस पर टॉम उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है, मैं ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और तुम जो पूरा दिन घर में खाली रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो, मुझसे बकवास कर रही हो। और वो टिमिन को धक्का दे देता है। टिमिन उससे कहती है, मुझसे फेनी ने कहा था कि तुम बहुत घटिया आदमी हो। मुझे उस वक्त अपनी बहन की बात मान लेनी चाहिए थी, तो शायद आज मैं इतनी परेशान नहीं होती। ये सुनते ही टॉम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टिमिन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी जितनी बेशर्म और बदतमीज औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो अपने पति को बराबर जवाब देती है। तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा और आज तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। और ऐसा कहकर वो टिमिन के बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है। टिमिन उससे कहती है, तुम सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब रखते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि घर कैसे चलता है। जिस पर टॉम उसके सिर पर कांच की बोतल मारकर फोड़ देता है और टिमिन के सिर से खून आने लगता है। टिमिन उसे देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस पर टॉम उसे घर से जाने नहीं दे रहा होता है। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ आकर टॉम से कहने लगती है, तुम्हारी इन हरकतों के बारे में फेनी ने मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करा दी। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी और मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। जैसे ही टिमिन की माँ उसे वहां से ले जाने लगती है, टॉम उन दोनों को धक्का दे देता है और टिमिन की माँ को कहने लगता है, ये मेरी पत्नी है, मैं उसे मारूं या तोड़ूं, आपको क्या मतलब? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी के साथ नहीं रहेगी। लेकिन टॉम उन दोनों को मारने लगता है और बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और यहाँ पर फेनी की माँ को उसकी बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। इधर हमें फेनी और गी हवांग को दिखाया जाता है, जहाँ फेनी गी हवांग को सूप पिला रही होती है और उससे कह रही होती है कि उसे अपना ध्यान रखना होगा। इस पर गी हवांग बोल रहा होता है, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। फेनी बोलती है, हाँ वो तो है, क्योंकि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। गी हवांग को लगता है कि फेनी बीमार है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। इस पर गी हवांग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर फेनी कहती है, तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों से आगे नहीं चलता क्या? और वो अपने पेट पर गी हवांग का हाथ रखती है और उसे बताती है कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही गी हवांग एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, ये कब हुआ? और फिर कहता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। ये सुनकर गी हवांग अब कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे पिता बनने के लिए भी अच्छे सबक लेने होंगे। इस पर फेनी हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पड़ोसन से बात कर ली है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को बहुत अच्छे से पालेंगे और मैं अच्छे शिक्षण के पाठ भी ले लूंगी। ये सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।